Welcome to my channel and Rajay The Point. देखिए हम लोग एक टॉपिक बात कर रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में हम लोग 4 कंडीशन यहाँ पर कंसीडर किए हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और कंडीशन 4। इस कंडीशन को हम हेडिंग लगाए हैं। पहला जो कंडीशन है, व्हेन द बॉडी हैव ओनली ट्रांसलेशन मोशन। इस हेडिंग में कुछ आपका लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है, वो लैंग्वेज आपको पीडीएफ रूप में भेज दिया है। हम इसका सिर्फ कंडीशन को समझाना चाहते हैं कि कंडीशन में जब व्हेन द बॉडी हैव ओनली ट्रांसलेशन मोशन होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन कर दें कि ये बॉडी मतलब इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो पहले यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हैं कि व्हेन द बॉडी हैव ओनली ट्रांसलेशन मोशन, मतलब इसका मतलब हो गया कि कोई एक ऐसा बॉडी होगा जिसमें वो सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा होगा, उसमें कोई रोटेशनल नहीं होगा, केवल लीनियर मोशन होगा। ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर मोशन होता, मतलब कि किसी एक डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन या एक जेड डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर रहा होगा। तो कोई लीनियर मोशन होगा तो उसको हम इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं, तो कहेंगे कि एफ डायरेक्शन में जो टोटल समेशन का फोर्स होगा वो 0 ले लेंगे, या वाई डायरेक्शन में कोई बॉडी मूव कर रहा होगा तो वाई डायरेक्शन में जितना फोर्स का होगा उसका समेशन का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो 2D में रहेगा तो हम लोग एक्स और वाई का फोर्स को 0 करेंगे, और उसी प्रकार 3D में रहेगा तो एफ एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा, और जेड डायरेक्शन में भी नेट फोर्स को 0 करना होगा। इससे ये कंडीशन को शो करना चाह रहा है कि कोई बॉडी लीनियर मोशन में हो, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा, तो ये कंडीशन को आप लागू कर देते हैं तो बॉडी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कहने के मतलब में ला दे रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन द बॉडी रोटेट अबाउट इटसेल्फ, मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई बॉडी ऐसा है कि वो आपका वो रोटेट कर रहा है, किसी के एक्स डायरेक्शन में आपका बॉडी रोटेशन कर रहा है। तो मान लें कि आपको ऐसा हम लोग बात किए हैं कि मान लें कि ये है, अब इसको मतलब कि आप फोर्स लगाते हैं तो ये आपको इस प्रकार से रोटेशन ये मान लें कि कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होगा, कोई बॉडी ऐसा हो कि उसमें ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा, सिर्फ वो बॉडी अपने किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, तो उसको इक्विलिब्रियम में लाना होगा, मतलब रेस्ट में लाना होगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि एफ नेट का वैल्यू आप 0 कर दीजिए। एफ नेट का कहने का मतलब हो गया कि आपका उसका टोटल उस बॉडी पर मूवमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सारा का वैल्यू को हम 0 कर देंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब रेस्ट में आ जाएगा। फिर क्या हम लोग कंडीशन कर रहे हैं, तीसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन द बॉडी हैव बोथ, मतलब कि बोथ मतलब क्या होना चाहिए, रोटेशनल भी हो जाए और साथ साथ में ट्रांसलेशन मोशन भी हो जाएगा, मतलब कि बॉडी घूमेगा साथ साथ में वो ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, मतलब कि किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। तो उस बॉडी को आप रेस्ट में लाइएगा तो आपको क्या करना होगा कि फोर्स को पहले तो आपको 0 करना होगा। 2D में आप बात करिएगा तो एक्स डायरेक्शन एफ वाई का डायरेक्शन में 0 करना होगा, और साथ साथ में आपका मतलब कि मोमेंट का भी 0 करना, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको खाली एफ करने का मतलब कर दिया। इसका मतलब हो गया कि आपका यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में भी 0 और वाई डायरेक्शन में, मतलब कहने का मतलब कि इस पर जितना भी आपको एक्स प्लेन में आपको 0 कर दीजिए, वाई प्लेन का 0 कर दीजिए, तो नेट मतलब कि मोमेंट 0 करना है। यहाँ पर इसको दोनों के बदले हम ये लिख सकते हैं कि मोमेंट का वैल्यू, नेट मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा तो आपका फोर्स का भी 0 करना होगा, साथ साथ में मोमेंट का भी 0 करना होगा। वही आपको मतलब कि
तीन कंडीशन हो गया। तो पहला कंडीशन हो गया कि ओनली ट्रांसलेशन मोशन होगा तो फोर्स के जीरो करना होगा। दूसरा कंडीशन हो गया कि खाली रोटेट कर रहा होगा तो उसमें मोमेंट का वैल्यू जीरो करना होगा। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि रोटेट कर रहा होगा और साथ साथ में ट्रांसलेटिव मोशन करना होगा तो फोर्स का भी जीरो करना पड़ेगा और साथ साथ में मोमेंट का भी जीरो करना पड़ेगा। तीसरा क्या है कि व्हेन द बॉडी इज इन द रेस्ट, मतलब क्या होगा कि बॉडी है जो आपका रेस्ट में ऑलरेडी है, तो इससे ये पता चल रहा होगा कि उस पर नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो जीरो होगा या नेट मूवमेंट उस पर जीरो होगा। इसी वजह से बॉडी रेस्ट में होगा, अदरवाइज बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा। एफ नेट का वैल्यू जीरो नहीं होगा या मूवमेंट का वैल्यू जीरो नहीं रहेगा तो बॉडी कभी रेस्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए रेस्ट होने के लिए एफ नेट का वैल्यू जीरो होना चाहिए और मूवमेंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें कितने का कंफ्यूजन हो सकता है कि सर एम जीरो लिखा हुआ यहाँ एक्स डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब हुआ कि आपका मतलब कि एफ नेट का मतलब एक्स वाई जेड सभी का मतलब कि समेशन का हम जीरो ले लिए। यहाँ पर इसको तोड़ के लिख दिया कि एक्स डायरेक्शन का मोमेंट जीरो, वाई डायरेक्शन में मोमेंट जीरो, तो उससे आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो इक्विलिब्रियम में चार कंडीशन होता है, ये चार कंडीशन आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऐसे भी लिख देगा ऑब्जेक्टिव बना देगा कि व्हेन द बॉडी हैव ओनली ट्रांसलेटिव मोशन है तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, ऑप्शन बना देगा कि एफ एक्स जीरो, एफ वाई जीरो, या इसके बदले खाली ये भी लिख सकता है कि समेशन ऑफ एफ नेट वैल्यू जीरो होगा, ऐसा भी लिख देगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको आंसर टिकट करना है, नहीं तो ऐसे जनरली क्वेश्चन में आंसर में एक्स वाई करके ही आपको दिया जाता है कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में आपका मतलब कि जीरो होगा, 2D में रहेगा और 3D में रहेगा तो तीनों फोर्स का जीरो करना है। एक्स डायरेक्शन में नेट कहने का मतलब हो कि एक्स डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा होगा या पॉजिटिव साइन देना या नेगेटिव, सारा का वैल्यू को जीरो करके आएगा, उस पर वैल्यू जीरो। वाई डायरेक्शन में हो गया कि वाई डायरेक्शन में मतलब कि इधर का फोर्स मतलब इधर लग रहा होगा, कोई इधर कोई बॉडी पर ऐसे लग रहा होगा तो वाई डायरेक्शन में जितना फोर्स होगा उसका सबका जीरो करना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग चार कंडीशन को पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फ्री बॉडी डायग्राम और हम लोग एक और पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम। तो आज के लिए टॉपिक एंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कल हम देखो। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बहुत सारा बॉडी एक दूसरे से अटैच होता है, तो उसको क्या करते हैं, बॉडी को अटैच करके हम लोग पहले उसको फ्री करते हैं, मतलब उस दूसरे के कांटेक्ट को अलग करते हैं। जो अलग करने का जो प्रक्रिया होता है उसको फ्री बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लैंग्वेज हम लोग लिखे हैं कि द बॉडी सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर मेंबर, मतलब कि कोई बॉडी एक दूसरे से सेपरेट में है उसको अलग कर रहा है, मतलब अदर मेंबर से अलग कर रहा है। भीच आर कनेक्टेड टू इट और इन कॉन्टेक्ट विथ, मतलब कि कनेक्ट भी हो सकता है या उसे कांटेक्ट में भी रह सकता है, तो उसको जो अलग करने की प्रक्रिया होता है उसको फ्री बॉडी बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि इसमें हम लोग आगे जो बात करेंगे वो फ्री बॉडी डायग्राम बात करेंगे। मतलब क्या होता है कि जो कोई बॉडी कांटेक्ट में है या वो उस पर कांटेक्ट में है तो कुछ ना कुछ वो फोर्स आपस में लगा रहा होगा, तो फोर्स लगाता है तो उसको जो फोर्स डायग्राम के थ्रू हम लोग बॉडी पर दिखाते हैं उसको नाम होता है फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। और अभी हम लोग जो टॉपिक ये दे रहे हैं वो है फ्री बॉडी है। तो फ्री बॉडी मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी आपको कांटेक्ट में या कनेक्ट है तो उसको सेपरेट करने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं फ्री बॉडी। जिस प्रकार कुछ हम एग्जांपल फिगर में लिए हैं कि एक मतलब कि वॉल है, एक स्ट्रिंग से यहाँ से बॉल कनेक्ट है, तो इसको हम लोग ये डायरेक्ट मतलब कि इसको फिगर को बना रहा है कि बॉल को अलग कर दिए और जो दीवार है इसको अलग कर दिए और गेंदा को अलग कर दिए। तो जो अलग करने का प्रक्रिया हो गया इसको बोलेंगे फ्री बॉडी करेंगे। अब ये मतलब कि जब ये बॉडी कनेक्ट है दीवार के साथ कांटेक्ट में है तो कुछ ना कुछ इस आपस में फोर्स लग रहा होगा, तो फोर्स का हम लोग दिखाएंगे अगला फिगर में कि कैसे फोर्स काम करता है। तो फोर्स जब बॉडी पर दिखाने का जो प्रक्रिया होगा उसको फ्री बॉडी डायग्राम से करते हैं। और ये एज्यूम मानते हुए करते हुए कि कोई बॉडी है इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अदरवाइज उसको नहीं बनेगा। इक्विलिब्रियम आपको मानना ही पड़ेगा, इक्विलिब्रियम मानिएगा तब उसका फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग शो करेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट अभी फिगर बनाएंगे। तो देखिए एक दीवार था, उसे गेंदा है, उसे कॉन्टेक्ट में इसको हम अलग कर दिए थे, इस प्रकार फ्री मतलब हो गया।
फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बॉल है जो सरफेस पर रखा हुआ है, तो हम बॉल को अलग कर दिए, सरफेस मान के चलिए इधर अलग है, बॉल अलग और सरफेस अलग है, तो इसको हम लोग कर दिए, दोनों का कांटेक्ट को हटा दिए तो फ्री हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि दो बॉल है, एक और दो है, इसको हम अलग अलग कंसीडर कर लें। चलिए इसको एक अलग हम लोग अथी में रख देते हैं, कंटेनर में। तो ये आपको हो गया फ्री हो गया। तो इस जो करने का जो तरीका होता है इसको बोलते हैं फ्री बॉडी बोलते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, फोर्स के द्वारा बॉडी पर दिखाएंगे, उसको हम लोग हेडिंग डालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो, देखिए यहाँ पर कुछ हम लोग फिगर को कंसीडर किए हैं, और फिगर को कंसीडर करते हुए उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है, जो कोई बॉडी किसी दीवार से कांटेक्ट है या दो आपस में बॉडी दो बॉल कांटेक्ट है, तो जो फोर्स एक दूसरे पर लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, या इसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे एक फिगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर किए हैं कि जैसे एक कंटेनर है, जिसमें M1 और M2 का दो मास हम इस प्रकार अरेंज किए हुए हैं, और साथ साथ में ये याद रखना है कि बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में, मतलब रेस्ट में है, तभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इसको कांटेक्ट में देखिए, पहले तो ये देखिए कि जो बॉडी M1 है कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर रहा है, जहां जहां कांटेक्ट करेगा वहीं पर आपका रिएक्शन फोर्स आएगा, और उसी रिएक्शन फोर्स को बॉडी पर जो दिखाने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए पहला फिगर हम लोग ये कंसीडर लिए हैं, अब फिगर को देखिए, पहले तो देखिए कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर रहा है, तो देखें कि दीवार के पास ये कांटेक्ट कर रहा है, साथ साथ में M1 है जो M2 के साथ ये कांटेक्ट कर रहा है, और साथ साथ में इधर जो वर्टिकल दीवार है वहां पर कांटेक्ट कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स आएगा, एक यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स आएगा, एक यहाँ पर रिएक्शन फोर्स आएगा। तो ये रिएक्शन फोर्स को हम लोग यहाँ पर फिगर को अलग ब्रेक करके सेपरेट करके एक हम लोग फोर्स के रूप में दिखा रहे हैं। तो देखिए कैसे कैसे फोर्स आएगा। तो पहले कोई मतलब कि M1 बॉडी है, तो उसमें कोई वेट के वजह से यहाँ पर M1G फोर्स आएगा, जो इसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। तो M1G जब भी लेंगे तो इसको जो डायरेक्शन होगा वो मास से लेंगे, इसका मास का जो CG वहां से एरो खींचे हुआ है, ठीक है, तो M1G हो गया। अब ये किसी बॉडी मतलब दीवार पर रखा हुआ, तो ये रिएक्शन फोर्स डालेगा, तो ये जो रिएक्शन फोर्स होगा, तो यहां से ये देखो दीवार यहां पर है, तो रिएक्शन यहीं से आपको ऊपर की ओर आएगा डायग्राम। इसलिए इसको हम लोग जो R1 लेंगे वो एरो कहां से लेंगे, इस कांटेक्ट फोर्स से ये एरो ऊपर को खींचेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे दीवार पर रखा हुआ तो इसका रिएक्शन फोर्स ऊपर जाएगा, तो ऊपर हम लोगों को दिखा है, ये वेट है तो एक नीचे mg फोर्स से देखा है, इतना आपको क्लियर हो गया। आप देखेंगे कि कहां पर कांटेक्ट है, यहाँ पर कांटेक्ट है, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको रिएक्शन फोर्स आएगा। तो यहाँ पर जब कांटेक्ट है तो देखिए कैसे आएगा। हमको अभी दिखाना है कि फॉर बॉडी वन पर कौन फोर्स आ रहा है। तो देखें कि जो ये दीवार है, तो दीवार क्या करेगा कि M1 पर रिएक्शन फोर्स रखेगा, और साथ साथ में M1 है जो दीवार पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है कि मास पर हमको मतलब कि फोर्स दिखाना है, तो R3 को हम लोग रिएक्शन फोर्स कहेंगे। बाकी कौन भाषा में बोलेंगे कि जो R3 जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है ड्यू टू द दीवार आ रहा है, दीवार के वजह से M1 फोर्स पर जो रिएक्शन फोर्स आएगा वो R3 होगा। उसका डायरेक्शन देखिए, हम मतलब दीवार पर रिएक्शन फोर्स लगाते तो इधर के ओर डायरेक्शन देते हैं। बाकी अभी क्या है कि बॉडी पर कितना फोर्स आ रहा है, तो क्या कहेंगे कि दीवार द्वारा, तो दीवार द्वारा तो इसी डायरेक्शन में आपको लगेगा, इसलिए बॉडी पर हम लोग दिखाएंगे तो इस डायरेक्शन में दिखाएंगे। उसी प्रकार से ये बॉडी यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, M1 है जो M2 के साथ है, तो यहां पर देखिए डायरेक्शन कैसे होगा। तो M1 जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में M2 पर लगाएगा, और M2 जो होगा इस डायरेक्शन में आपको इस डायरेक्शन में M1 पर लगाएगा। बाकी हम लोग क्या कर रहे हैं कि M1 फोर्स पर M1 बॉडी पर कितना मतलब कि रिएक्शन फोर्स आएगा, तो इसका डायरेक्शन तो कहेंगे कि M2 के वजह से M1 पर कितना आया, तो M2 के वजह से M1 पर इस डायरेक्शन में आएगा। बाकी जो R2 का होगा किसके वजह से, तो ड्यू टू M2, मतलब M2 जब भी लगाएगा तो इधर क्यों लगाएगा M1, और वही कहेंगे कि M1 के वजह से M2 कहां लगेगा, तो उसका डायरेक्शन इधर की ओर जाएगा। पर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर बॉडी 1 के लिए, तो 1 पर किधर से फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन
मतलब ध्यान से लगाना जरूरी होता है, इन्हें कि डायरेक्शन आप जिधर तिधर लगाइए आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर से डायरेक्शन देख लीजिए कि पहला तो ये देखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम में जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करते दौरान ये ध्यान देखते हैं कि कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट है और कॉन्टेक्ट के वजह से वहां पर रिएक्शन आएगा। तो पहले ये देख रहे थे कि बॉडी यहाँ पर कॉन्टेक्ट है, M1 की बात करेंगे तो फिर ये दीवार के साथ कांटेक्ट में है, फिर यहाँ पर है। तो जब कोई बॉडी कांटेक्ट में होता है तो आपस में रिएक्शन फोर्स काम करता है, तो वही रिएक्शन फोर्स को हम इस बॉडी को सेपरेट करके अलग डायग्राम में देखना चाह रहा है। तो पहला तो हो गया कि कोई बॉडी आपको फ्री रखे हुए हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, उसको हम M1G बोल रहे हैं। और जैसे ये किसी सरफेस पर रखा रहेगा तो वो सरफेस आपको रिएक्शन फोर्स काम करेगा। तो यहाँ से जो यहाँ पर सरफेस रखा हुआ यही सरफेस द्वारा बॉडी M1 पर जो डायरेक्शन जाएगा ऊपर की ओर मतलब रिएक्शन फोर्स होगा। तो ये जो R1 का है एरो यहां से लेना, यहां से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको R1 को क्या बोलेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस द्वारा M1 बॉडी पर कितना रिएक्शन फोर्स आ रहा है तो उसका वैल्यू होगा R1 होगा। फिर कांटेक्ट देख रहे हैं कि M1 है जो ये वर्टिकल सरफेस के साथ है, दीवार के साथ है। तो यहाँ पर एरो देखिए तो पहले कहेंगे कि सर M1 के द्वारा दीवार पर किधर जाएगा, तो इधर जाएगा। बाकी दीवार के द्वारा कहेंगे कि M1 बॉडी पर कितने जाएगा, तो आपको इस प्रकार से डायरेक्शन देना है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन का एरो इस प्रकार लगाए। इसका मतलब होगा कि R3 जो हुआ दीवार के द्वारा बॉडी 1 पर कितना रिएक्शन फोर्स हुआ है। तो रिएक्शन फोर्स तो ये याद रखना कि आपस में बराबर होता है, जितना दीवार M1 पर लगाएगा उतना ही M1 दीवार पर लगाएगा। तो R3 का जो वैल्यू होगा वो कहेंगे दीवार द्वारा M1 बॉडी पर R3 का रिएक्शन फोर्स आएगा। फिर हम लोग एक बात कर रहे हैं कि M1 और M2 यहाँ पर कांटेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, पहले ये बोलेंगे कि दो कांटेक्ट बॉडी होता है, ऐसे कांटेक्ट होगा तो M1 जब भी यहाँ पर लगाएगा तो इस पर इस डायरेक्शन में M1 के वजह से आएगा। और यदि M2 की बात करेंगे M1 पर तो कहेंगे कि इधर की ओर हमारा डायरेक्शन है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं M1 पर फ्री बॉडी, तो M1 पर जो हम लोग लेंगे R2 रिएक्शन फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन होगा कि M2 द्वारा M1 पर कितना रिएक्शन होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्शन इधर दिए। और वही बात करते हैं कि M1 द्वारा M2 पर तो आपको डायरेक्शन मतलब कुछ इस प्रकार से खींचना होता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी पर जो जहां जहां कांटेक्ट किया है वहां पर रिएक्शन फोर्स है। पर प्रॉब्लम अप्रोच में हम लोग ऐसे डायरेक्शन देखकर नहीं करते हैं, इसी बॉडी को जो रिजिड बॉडी है इसको एक पॉइंट बॉडी मान लेते हैं, पॉइंट के जैसा एज्यूम करते हैं। तो पॉइंट रहेगा तो कोई आपको डिफरेंट पोजीशन पर नहीं दिखेगा, जब भी दिखेगा तो एक पॉइंट पर फोर्स लगते हुए। तो इसी फोर्स को पॉइंट पर हम कंसीडर कर ले, मतलब रिजिड बॉडी को एक प्रकार का पॉइंट कंसीडर कर लेंगे तो आपको इस प्रकार से डायरेक्शन को लगाना होगा। देखिए किस प्रकार से, तो जब पॉइंट कंसीडर करिएगा तो जो भी आपको फोर्स निकालता हुआ दिखेगा वो एक पॉइंट से निकालता हुआ दिखेगा। तो पहला एक पॉइंट हम कंसीडर किए तो M1G इधर फोर्स हो गया। अभी R2 आ रहा था, R2 का डायरेक्शन इधर की ओर आपको लेना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट पर जा रहा है। और R3 कहा है तो R3 इधर के दिख रहा है, उसको यहाँ पर ले लिया गया है। और R1 जो ऊपर की ओर इस प्रकार से आपको R1 ले लिया गया। तो ये जो दिखाने का जो तरीका हो गया, पॉइंट मतलब बॉडी को, रिजिड बॉडी को एक पॉइंट कंसीडर कर लिया तब वो बनाइएगा। क्योंकि कोई बॉडी को फ्री करिएगा कांटेक्ट से तो आपको बॉडी पर जो जहां जहां कांटेक्ट है वहां पर जो फोर्स या रिएक्शन लगा रहा है वो दिखाने का तरीका होता है। इसको FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। फोर्स बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम दोनों एक ही बात है। अब देखिए M2 की बात करेंगे, जब M2 जब मास हो वहां पर देखिए कहां कहां कांटेक्ट है। तो M1 तो तीन जगह कांटेक्ट कर रहा था, पर M2 हम देख रहे हैं फिगर के अनुसार तो दो जगह कांटेक्ट है, एक ये दीवार के साथ है और दो आपस में बॉल में कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट तो फोर्स दो एगो है और एक इसका आगा mg, मतलब कि mg के वजह से आएगा। तो यहाँ पर देखिए mg के वजह से जब भी mg फोर्स लेते हैं तो सेंटर से हम लोग फोर्स को एरो को ड्रा करेंगे तो ये आपका M2G हो जाएगा। अब अभी बात करें कि यहाँ पर कांटेक्ट है तो ये जो फोर्स का ये जो डायरेक्शन है वो आपको क्या होगा, R2 डैश हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि R1 के वजह से M2 पर कितना रिएक्शन फोर्स आएगा, तो
M1 के वजह से M1 जब भी फोर्स लगाना चाहेगा तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसलिए इसका एरो इस प्रकार से दिया है। अब R3 क्या होगा कि R3 होगा कि दीवार के द्वारा M2 पर कितना फोर्स होगा, तो दीवार जब भी रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो इसका अपोजिट में लगाएगा, मतलब रिएक्शन, हाँ ये R3 यहाँ पर हम लोग डैश ले लिए, ठीक है। तो इससे मतलब रिएक्शन फोर्स का एक ये भी हमको समझना है कि कोई बॉडी जब आप सरफेस पर रख रहा है तो सरफेस पर उसको भार महसूस होगा, उस भार को ओवरकम करने के लिए, अपोज करने के लिए एक फोर्स ऊपर की ओर लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम लोग रिएक्शन फोर्स करते हैं। यदि ये बॉडी, इस बॉडी कोई सरफेस पर रहे और इस पर मतलब कि भार महसूस नहीं होगा तो ये दब जाएगा, और ये एक प्रकार के इक्विलिब्रियम में रेस्ट में बना रहा तभी रह रहा होगा जब ये क्या होगा, ऊपर में एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा। इसलिए यहाँ पर बॉडी को हम लोग मानते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसी प्रकार के इसमें चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए रिएक्शन फोर्स आपको लगाना पड़ता है मजबूरी में, जिससे क्या हो वो बॉडी एक संतुलन को बनाए रखे। तो यहाँ पर आपको 3 डायरेक्शन दिए, उसी प्रकार से फिर से बॉडी को हम मतलब इसको पॉइंट फंक्शन को मान ले, मतलब पॉइंट फंक्शन नहीं, पॉइंट मतलब बॉडी मान ले, रिजिड बॉडी को एक पॉइंट के जैसा एज्यूम करेंगे तो वही होगा, जिधर जिधर डायरेक्शन लगाया हुआ कॉन्टैक्ट पर उसी को एक पॉइंट पर हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको M2G है और ये R2 डैश का डायरेक्शन इस प्रकार से इस यहाँ पर आ गया, और ये R3 है तो यहाँ पर ये हो गया। पर यहाँ पर एक ये याद रखना कि जो ये आपस में कांटेक्ट था तो यहाँ पर आ गया R2 और यहाँ पर R2 डैश, ये आपस में बराबर है, जितना रिएक्शन इस पर लगाएगा उतना रिएक्शन इस पर लगाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो दीवार वाला जो रिएक्शन फोर्स आ रहा है ये वाला दीवार वाला यहाँ रिएक्शन हो रहा है, मतलब R3 डैश कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर बराबर हो, ये बराबर भी हो सकता है नहीं भी हो, कंडीशन पर डिपेंड करेगा। पर यहाँ पर जो आपको फ्री बॉडी डायग्राम है तो इसी प्रकार से हम लोग ड्रा करेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, इस पर नॉमेरिकल आता है, नॉमेरिकल एग्जाम में आपको 5 से 6 नंबर का आता है, वो हम लोग एक लेबनिज़ थ्योरम पढ़ेंगे और उसका अप्लाई करते हुए नॉमेरिकल बनाएंगे। तो हम लोग अभी देखते हैं उसका जस्ट